बात बहुत पुरानी है। काशीपुर राज्य पर राजा महेंद्र सिंह का राज हुआ करता था। उस राज्य में रघु नाम का एक दर्जी रहता था। वो कपड़े सिलकर अपनी जीविका चलाता था। रघु अपनी अजीबोगरीब हरकतों के कारण पूरे गांव में मशहूर था। उसकी सिलाई का तरीका सबसे निराला था। एक दिन राज्य के सेनापति विरभान अपनी पोशाक सिलवाने के लिए किसी नए दर्जी की तलाश में थे। उन्हें रघु की दुकान के बारे में पता चला तो वे उत्सुकतावश वहां पहुंच गए। रघु ने तुरंत वीरभान को झुककर प्रणाम किया और बड़ी ही नम्रता से कहने लगा, सेनापति जी, मेरी बनाई पोशाक कोई मामूली पोशाक नहीं होती। इसे पहनने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और ताकतवर दिखता है, जैसे कोई चमकता सूरज। वीरभान ने उसकी बातों को हल्के में लिया, पर सोचा कि एक बार मौका देने में क्या हर्ज है। उन्होंने रघु को एक शानदार पोशाक बनाने का आदेश दे दिया और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर पोशाक किसी काम की नहीं निकली तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। रघु ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने एक बहुत ही बारीक और चमकदार कपड़े का इस्तेमाल किया, पर पोशाक को इस तरह से सिला कि आम आंखों से वो अधूरी लगे। जब वीरभान उसे देखने आए तो रघु ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सेनापति जी, ये पोशाक तो जादुई है। इसे केवल वही देख सकता है जो बुद्धिमान और काबिल हो। मूर्ख लोगों को तो ये नजर ही नहीं आएगी। वीरभान ने पोशाक को देखा, पर उन्हें कुछ भी खास नहीं लगा। पर रघु की बातों से वे घबरा गए और सोचने लगे कि अगर उन्होंने कह दिया कि उन्हें पोशाक नहीं दिख रही तो इसका मतलब होगा कि वे मूर्ख है। इसलिए सेनापति ने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो बेहद शानदार पोशाक है। तुमने तो कमाल ही कर दिया रघु। वीरभान ने वो पोशाक पहनी और दरबार में पहुंच गए। जैसे ही राजा और दरबारी उन्हें देखने लगे, सभी को अजीब लगा कि वीरभान ने इतनी अजीब पोशाक क्यों पहनी है, मानो वे बिना कपड़ों के हों। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने सुना हुआ था कि ये पोशाक सिर्फ बुद्धिमानों को ही दिखाई देती है, इसलिए कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उसे पोशाक नहीं दिख रही। धीरे धीरे ये अफवाह फैल गई कि रघु कोई साधारण दर्जी नहीं, बल्कि जादुई दर्जी है। उसकी दुकान पर अमीर लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई वो जादुई पोशाक खरीदना चाहता था ताकि वे भी बुद्धिमान लोगों में गिने जाएं। पूरे राज्य में रघु दर्जी का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। सेनापति विरभान को जब राजा के दरबार में इस पोशाक के कारण सम्मान मिला तो राजा महेंद्र सिंह को भी इस तरह की पोशाक बनवाने की इच्छा हुई। राजा के मन में ये जिज्ञासा थी कि क्या सच में कोई ऐसी पोशाक हो सकती है जिसे केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। एक दिन राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति वीरभान, तुम जिस पोशाक की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, उस तरह की पोशाक मैं भी बनवाना चाहता हूं। जाओ और उस दर्जी को मेरे दरबार में बुलाओ। वीरभान तुरंत रघु के पास गया और बोला, रघु, तुम्हारी किस्मत चमक गई है। राजा तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। तुम्हें उनके लिए भी वैसी ही एक जादुई पोशाक तैयार करनी है जैसी तुमने मेरे लिए बनाई थी। रघु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सेनापति जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। मैं राजा के लिए ऐसी पोशाक बनाऊंगा जिसे देखकर पूरा राज्य हक्का बक्का रह जाएगा। रघु ने अपना नाटक जारी रखा जैसे कोई माहिर कलाकार हो। उसने सबसे महंगा और मुलायम कपड़ा मंगवाया, पर वो उसी तरीके से कपड़े की सिलाई करता रहा जिससे पोशाक अधूरी और साधारण लगे। कुछ दिनों बाद जब पोशाक तैयार हुई तो रघु ने राजा के दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा महल में अपने मंत्रियों, सेनापति और दरबारियों के साथ बैठे थे, जैसे कोई महत्वपूर्ण सभा हो। जब रघु वहां पहुंचा तो सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। रघु ने पोशाक को एक सुनहरे कपड़े में लपेट रखा था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, ये पोशाक केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो योग्य, बुद्धिमान और न्यायपूर्ण है। जो मूर्ख और अयोग्य है, उन्हें ये अदृश्य लगेगी। राजा महेंद्र सिंह ने जैसे ही पोशाक को देखा, उनका मन दहल गया। उन्होंने वहां केवल हवा में हिलती कुछ रंग बिरंगी चमकती धागों की बनावट देखी, पर कोई स्पष्ट पोशाक उन्हें दिखाई नहीं दी। वे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, अगर मैंने कह दिया कि मुझे ये पोशाक नहीं दिख रही तो क्या दरबारी मुझे मूर्ख समझेंगे? क्या मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? राजा ने खुद को संभालते हुए कहा, वाह, ये तो वास्तव में अद्भुत पोशाक है।
रघु, तुमने कमाल कर दिया। ऐसी बारीकी और सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा के ऐसा कहते ही पूरा दरबार अवाक रह गया। वहां बैठे मंत्रियों और दरबारियों में से किसी को भी पोशाक नहीं दिखी थी, पर कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था। राजा ने दरबार में यह घोषणा की कि वो इस पोशाक को अपने राज्य के सबसे बड़े पर्व पर पहनेंगे, जिससे सभी लोग इसे देख सकें और जान सकें कि यह राज्य बुद्धिमानों का राज्य है। रघु के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही थी। पूरे महल में इस खबर से हलचल मच गई। हर कोई इस रहस्यमयी पोशाक को देखने के लिए उत्सुक था। महल को बड़े उत्सव के लिए सजाया जाने लगा। पूरे राज्य से लोग इस भव्य समारोह को देखने आ रहे थे। सेनापति वीरभान, मंत्रीगण, दरबारी और राज्य के प्रतिष्ठित लोग राजा की नई पोशाक देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। राजा के लिए एक विशेष मंच तैयार किया गया, जहां से वो पूरे राज्य को इस अनोखी पोशाक का प्रदर्शन करने वाले थे। उधर रघु अपनी दुकान में बैठा अपनी विजय पर खुश हो रहा था। उत्सव के दिन रघु को महल में बुलाया गया। राजा अपने कक्ष में पोशाक पहनने के लिए तैयार बैठे थे। रघु अपने साथ वही सुनहरे कपड़े में लिपटी अदृश्य पोशाक लेकर पहुंचा और कहने लगा, महाराज, यह पोशाक केवल आपके जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली लोगों के लिए ही बनाई गई है। राजा ने पोशाक को देखा और एक पल के लिए घबरा गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्होंने अपने डर को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, वाह, यह तो अद्भुत पोशाक है। इसे पहनने के बाद मैं और भी दिव्य प्रतीत होऊंगा। रघु ने राजा को पोशाक पहनाई और राजा ने दिखावा करते हुए अपने गहने और मुकुट पहले जैसे ही पहन लिए। राजा ने आईने में खुद को देखा और थोड़ी देर के लिए असहज महसूस किया, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। राजा जब पोशाक पहनकर दरबार में आए तो पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। राजा को बिना कपड़ों के देखकर सभी को अजीब लग रहा था, पर कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उन्हें पोशाक नहीं दिख रही। सेनापति वीरभान आगे बढ़े और बोले, महाराज, ये पोशाक सचमुच अद्भुत है। आपकी दिव्यता को और बढ़ा रही है। मंत्रीगण भी सहमति में सिर हिलाने लगे। जी हां महाराज, ये पोशाक वास्तव में चमत्कारी है। महल के सभी लोग राजा की ओर देख रहे थे, पर किसी ने भी ये स्वीकार नहीं किया कि उन्हें कोई पोशाक नहीं दिख रही। उत्सव में हजारों नागरिक मौजूद थे। जैसे ही राजा ने अपना भाषण शुरू किया, भीड़ में से एक मासूम बच्चे की आवाज आई, लेकिन आज तो हमारे राजा ने कपड़े पहने ही नहीं हैं, वो तो बिना कपड़ों के खड़े हैं। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लोगों ने धीरे धीरे आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह फुसफुसाहट जोरदार हंसी में बदल गई। लोग रघु को मूर्ख दर्जी कहने लगे और राजा को बिना कपड़ों के देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। राजा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, जैसे कोई अंगारा दहक रहा हो। सेनापति वीरभान और मंत्रीगण भी शर्मिंदा महसूस करने लगे। रघु, जो अब तक अपने किए पर हंस रहा था, समझ गया कि अब उसकी चालाकी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। राजा महेंद्र सिंह पूरे नगरवासियों के सामने अपमानित हो चुके थे। उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत अपने सिंहासन की ओर बढ़े और गरजते हुए बोले, ये क्या मजाक है? मुझे सबने धोखा दिया है। उस मूर्ख दर्जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनकर रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। उसने हंगामे का फायदा उठाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया और तेज कदमों के साथ वहां से रफूचक कर हो गया। राजा महेंद्र सिंह की बेइज्जती भरी सभा में हो चुकी थी। पूरे राज्य में यह चर्चा होने लगी कि राजा को मूर्ख बना दिया गया है। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने घोषणा की, अगर वो दर्जी पकड़ा नहीं गया तो सभी मंत्रीगणों की खैर नहीं। सेनापति, उस दर्जी को ढूंढने के लिए अपने सबसे तेज घुड़सवारों को भेजो। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। उधर रघु जंगल की ओर भाग चुका था। उसने पहले से ही एक चाल सोच ली थी। एक पुरानी सी झोपड़ी में जाकर उसने अपने कपड़े बदले और एक साधु का वेश बना लिया। अब कोई उसे नहीं पहचान पाएगा। फिर रघु पास के गांव की ओर चल पड़ा। राजा ने अपनी पूरी ताकत से रघु को पकड़ने के आदेश जारी किए।
उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को गांव-गांव भेजा और सैनिकों को हर रास्ते पर तैनात कर दिया। उधर रघु अपने साधु वाले भेष में एक गांव में पहुंच चुका था। वो जानता था कि राजा उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपनी नई पहचान बना ली थी। अब वो गांव के लोगों को खुद को एक अनुभवी साधु बताने लगा और उन्हें ज्ञान की बातें समझाने लगा। रघु ने गांव के लोगों को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। वो रोज रात को गांव के चौपाल में बैठकर लोगों को मजेदार कहानियां सुनाता, जिससे गांव वाले उसकी बातों में फंसते चले गए। रघु को लगने लगा कि वो अब पूरी तरह सुरक्षित है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजा के जासूस उसकी तलाश में हर गांव में घूम रहे थे। इसी बीच राजा महेंद्र सिंह ने एक और नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी रघु को खोज कर लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की खबर फैलते ही गांव के कई लोग सतर्क हो गए। कुछ लोगों को शक हुआ कि ये नया साधु कहीं वही दर्जी तो नहीं है। रामू ने साधु से पूछा, साधु बाबा, आप किस आश्रम से आए हो? रघु को यह सुनकर झटका लगा, पर उसने तुरंत अपना संयम बनाए रखा और कहने लगा, बेटा, मैं हिमालय के आश्रम से आया हूं। वर्षों तपस्या करने के बाद अब गांव-गांव घूमकर लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। रामू को उसका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने धीरे धीरे गांव के मुखिया से इस बारे में चर्चा की। रामू की आशंका ने धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने चुपके से राजा के सैनिकों को खबर भिजवा दी कि उनके गांव में एक अनजान साधु आया है, जो बहुत चतुर और हाजिर जवाब है। जैसे ही ये सूचना राजा महेंद्र सिंह तक पहुंची, उन्होंने बिना समय गवाए अपने जासूसों और सैनिकों को गांव की ओर रवाना कर दिया। रघु को भी गांव में बढ़ते संदेह का एहसास होने लगा था। वो समझ गया था कि अब यहां अधिक दिन तक रहना सुरक्षित नहीं है। उसने तुरंत गांव छोड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, रघु धीरे से अपनी कुटिया से निकला और जंगल की ओर भागने लगा। पर वो ये नहीं जानता था कि राजा के सैनिक पहले से ही गांव के बाहर पहरा दे रहे थे। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, एक सैनिक की आवाज गूंजी, रुको, कौन हो तुम? रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने घबराने की बजाय चतुराई से काम लिया। वो जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और खुद को पत्तों और टहनियों के पीछे छिपा लिया। सैनिकों ने इधर उधर देखा, पर रघु कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने रघु को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो उन्हें जंगल में कहीं नहीं मिला। काफी देर तक खोजते रहने के बाद जब वो नहीं मिला, तो वे वापस लौट गए। अब रघु ने चैन की सांस ली, पर वो जानता था कि अब वो ज्यादा देर तक जंगल में नहीं रुक सकता। सुबह होते ही रघु ने अपना वेश बदलने की सोची। उसने गांव में रखी एक चरवाहे की पुरानी पोशाक और कुछ बकरियां चुराई और खुद को एक गरीब गडरिया बना लिया। अब वो गांव-गांव भटकते हुए बकरियां चराने लगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। पर राजा महेंद्र सिंह अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित थे। राजा को जब पता चला कि सैनिक फिर से रघु को पकड़ने में नाकाम रहे, तो उन्होंने एक नई चाल सोची। उन्होंने पूरे राज्य में गुप्तचर भेज दिए और साथ ही ये घोषणा भी करवा दी कि जो कोई भी रघु को पकड़वाने में मदद करेगा, उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला इनाम में मिलेगा। इनाम की खबर फैलते ही गांव के कई लोग रघु की तलाश करने लगे। कुछ लोगों को शक हुआ कि ये चरवाहा कुछ अजीब है। एक दिन गांव का मुखिया रघु के पास आया और कहने लगा, गडरिये, तुम इस गांव में नए लगते हो। रघु ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं एक दूसरे गांव से आया हूं। यहां घास अच्छी है, इसलिए बकरियों को चराने आया हूं। मुखिया को उस पर संदेह हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। मगर उसी रात उसने राजा के सैनिकों को खबर भेज दी। अगली सुबह राजा खुद अपने सैनिकों के साथ उस गांव में पहुंचे। उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया और घोषणा की, रघु, अगर तू खुद सामने आ जाएगा तो तेरी सजा कम हो जाएगी, लेकिन अगर तूने भागने की कोशिश की तो तुझे सख्त सजा दी जाएगी। ये घोषणा सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। सभी लोग डरे हुए थे। रघु समझ गया कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा, वरना इस बार बचना मुश्किल होगा। गांव के चारों ओर सैनिकों का पहरा था। रघु समझ गया कि अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो वो पकड़ा जाएगा, पर वो घबराने वालों में से नहीं था। रघु ने खुद को बेफिक्र दिखाते हुए
एक बकरी को कंधे पर उठाया और सीटी बजाते हुए गांव की गली से निकलने लगा। एक सैनिक ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो? रघु ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मालिक, मैं एक साधारण गडरिया हूं। मेरी बकरी बीमार हो गई है, इसलिए मैं इसे मंदिर में झाड़फूंक के लिए ले जा रहा हूं। बकरी सचमुच धीरे धीरे मिमियाती रही थी। सैनिकों को उस पर कुछ खास शक नहीं हुआ, पर राजा का आदेश था कि गांव में आए हर नए व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, इसलिए वो सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा महेंद्र सिंह ने रघु को ध्यान से देखा। उन्हें उस गडरिये की आंखों में कुछ चालाकी दिखी। उन्होंने संदेह से पूछा, अगर तू सच में गडरिया है तो हमें बता, बकरी का पेट खराब होने पर उसे कौन सी घास खिलानी चाहिए? रघु मुस्कुराया और बोला, राजन, बकरी को अगर पेट दर्द हो तो उसे नीम की पत्तियां खिलानी चाहिए, लेकिन अगर उसका पेट फूल जाए तो कड़वी तुलसी की जड़ से इलाज करना चाहिए। राजा ने सोचा कि यह जवाब सही लग रहा है। सैनिकों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। राजा का संदेह कुछ हद तक दूर हो गया, पर वे अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने सैनिकों को कहा, इस गडरिये पर नजर रखो। अगर यह कोई संदिग्ध हरकत करे तो तुरंत पकड़ लेना। रघु ने जब यह सुना तो उसे समझ में आ गया कि अब उसे गांव से निकलना ही होगा। उसने उसी रात बकरियों के पैरों में कीचड़ लगा दिया और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया। सुबह जब सैनिकों ने कीचड़ के निशान देखे तो वे सब ये सोचकर दूसरी दिशा में चले गए कि गडरिया गांव छोड़कर चला गया है। इधर रघु गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं में छिप गया और कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। जब सैनिक चले गए तो उसने गांव से बाहर निकलने का मौका देखा। रघु अब राजा के गुप्तचरों से बचकर जंगल में पहुंच चुका था, पर यह जंगल पार करना भी उसके लिए आसान काम नहीं था। वो जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुंचा, उसे पीछे से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी, रघु, रुक जा, अब तू बचकर नहीं जा सकता। ये राजा महेंद्र सिंह के सबसे खास सैनिक थे, जिन्होंने गांव के लोगों से सही सूचना पाकर उसका पीछा किया था। रघु समझ गया कि राजा महेंद्र सिंह के सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। रघु ने तेजी से सोचा और अपनी आखिरी चाल चलने की ठानी। उसने जंगल में फैले सूखे पत्तों को देखा और पास ही पड़ी लकड़ियों से एक छोटा सा ढेर बनाकर आग लगा दी। देखते ही देखते धुआं चारों ओर फैलने लगा। सैनिक जैसे ही पास आए, घने धुएं में उनकी आंखें जलने लगी। रघु ने इस मौके का फायदा उठाया और वो धीरे धीरे घने धुएं के बीचों बीच रेंगता हुआ दूसरी दिशा में निकल गया। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो राजा के सैनिकों ने चारों ओर देखा, पर रघु उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजा महेंद्र सिन्हा को जब यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेनापति ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, रघु अब राज्य छोड़कर कहीं दूर भाग चुका है, इसलिए अब उसे पकड़ना लगभग असंभव है। राजा ने हार मानते हुए ये आदेश दिया कि अब अगर वो वापस लौटता है तो उसे पकड़कर तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। इधर रघु कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद एक नए राज्य में पहुंच गया। वहां उसने अपनी पहचान बदल ली और फिर से कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। लेकिन अब वो अपनी चालाकियां छोड़कर सुधर चुका था। रघु अब सीधा साधा जीवन जीने लगा था। उसे समझ में आ गया कि किसी राजा को धोखा देना खतरनाक हो सकता है। रघु की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से मुसीबतों से बचा जा सकता है, पर हर बार नहीं। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गलत हो और जिससे हम मुसीबत में पड़